नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं 11 बजे 11 खबर की बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको बताएं, जहां दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक जारी है। नितिन नबीन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा भी होगी और आगामी चुनावों को लेकर मंथन भी होगा। और चुनाव वाले जो राज्य हैं उनमें क्या बीजेपी की रणनीति होगी, क्या उनकी प्लानिंग होगी, क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह के सम्मेलन होंगे, कैसे युवाओं को और जो जिस तरीके से उनका जो लक्ष्य वाला वर्ग है उसको साधने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हो सकता है इन तमाम पहलुओं पर मंथन किया जाए, चर्चा किया जाए। तो नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और नए पदाधिकारियों के साथ नितिन नबीन बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नए पदाधिकारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जिम्मेदारी मिलना ये तमाम परिस्थितियों को दर्शाता भी है। साथ ही साथ जो बीजेपी है वो अपने नए लोगों को जोड़ने का एक मिशन तैयार करती है और उसमें नए लोगों के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त की खबर और ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नितिन नबीन बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक से पूर्व की तस्वीरें हैं, उससे पहले की तस्वीरें हैं। अब बैठक जब खत्म होगी तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आया है। तो बीजेपी मुख्यालय में आज नवीन मंथन किया जा रहा है, यानी क्योंकि नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। नितिन नबीन जो कि एक बेहद ही शानदार प्लानर माने जाते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो। ये दो बड़े राज्य जो बड़ी चुनौती जिनमें थी बीजेपी के लिए, अब इनमें नितिन नबीन की प्लानिंग, उनकी अध्यक्षता, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, उनके सुनियोजन कार्यक्रम, उनकी रणनीति काम आई। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अब अगली बड़ी चुनौती उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं और उसमें भी खासतौर पर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यूपी में भी फिलहाल नए पदाधिकारियों के, क्योंकि यूपी से बड़े चेहरे इस बार नई टीम में लिए गए हैं। नितिन नबीन की जो नई टीम बनी है जिसमें 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कुछ को महासचिव, कुछ को सचिव और कुछ को महामंत्री बनाया गया है। उसमें बीजेपी ने बड़े सोच समझकर, बड़ा आकलन करके उन चेहरों को शामिल किया है जो यूपी की राजनीति में प्रभावी हो सकते हैं। स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। स्मृति ईरानी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भी ज़मीनी स्तर पर उतरकर महिलाओं के बीच में काम किया, उनके बीच में अपनी पकड़ बनाई, अपनी यानी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और इसका रिवॉर्ड उन्हें यहाँ पर मिला जब उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेता हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, बड़े चेहरे हैं जिनको जो सत्ता से तो दूर थे, एक कोर पॉलिटिक्स से तो दूर थे, लेकिन फिर उन्हें एक नई जिम्मेदारी देकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी दी है। तो बीजेपी जो है अब उसका आकलन कर रहे हैं अपने नए पदाधिकारियों के साथ ही बैठक, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बड़ी अहम होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की ये जो बैठक चल रही है वो 1 या 2 या 3 बिंदुओं पर खास नहीं है, वो बहुत सारे बिंदुओं पर खास होने वाली है, बहुत सारे फैक्टर्स पर खास होने वाली है। चुनावों पर मंथन हो सकता है क्योंकि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। उत्तराखंड में हालांकि बीजेपी ने आखिरी बार सत्ता में आकर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार भी सत्ता की वापसी कर लेती है अगर बीजेपी उत्तराखंड में, तो सबसे शानदार रिकॉर्ड बीजेपी का रहेगा और पुष्कर सिंह धामी का रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी रिकॉर्ड की बात जो है वो बीजेपी कह रही है। हालांकि यहाँ पर भी बड़ी चुनौती है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि 37 सीटें जीतने के बाद एक पीडीए फार्मूला उनका कारगर हुआ और इस बार भी अखिलेश यादव जो है वो पीडीए फार्मूले को आगे रखकर अपना नैरेटिव बना रहे हैं और एक उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, सबको साथ लेकर जुड़ना, लेकिन सरकार को भी साथ ही साथ घेर रहे हैं। अब इसको चुनौती समझते हुए कितना वो पार पा पाते हैं या क्या रणनीति बना पाते हैं,
ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाए इसको, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आ रहा। इधर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी एक बड़ी चुनौती है। पंजाब से भी कुछ चेहरों को यहाँ पर लिया गया है और अब जो बैठक हो रही है, बैठक समाप्त होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बैठक में किन बड़े फैक्टर्स पर चर्चा हुई है और क्या मंथन और क्या निष्कर्ष हुआ है। इधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां पुणे में आज राहुल गांधी का छात्रों के साथ कार्यक्रम होने वाला है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है। जेनजी छात्रों और युवा महिलाओं से सीधा संवाद राहुल गांधी करेंगे। शिक्षा से लेकर करियर तक के मुद्दों पर चर्चा होगी। छात्रों की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा होगी और ये ध्यान रहे कि इसमें केवल जो छात्राएं हैं वो रहने वाली हैं और महिलाएं। रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं। महिलाओं और युवाओं पर कांग्रेस खास फोकस कर रही है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद से राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच में जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। उनका संवाद कार्यक्रम अलग अलग शहरों में हो रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मुद्दों को एक मंच देने के लिए युवा भी जुड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी अब पुणे में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जेनजी छात्राओं और युवा महिलाओं से वो संवाद करेंगे। युवाओं पर कांग्रेस का खास फोकस है। शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 4:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और समाप्ति इसकी 9:30 बजे के आसपास हो जाएगी। लेकिन इतने घंटे वो यहाँ पर छात्रों से संवाद करेंगे और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि केवल पुणे या आसपास के लोग ही इसमें आ सकते हैं। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में कई शहरों से युवा जुड़ रहे हैं। तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए अब पुणे पहुंचा है। राहुल गांधी पुणे में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सीधा संवाद वो युवाओं से और छात्रों से कर रहे हैं। हालांकि पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बवाल भी हुआ है। COEP हॉस्टल के बाहर भिड़े हैं दो गुट। NSUI और ABVP समर्थक आपस में भिड़े हैं। NSUI जो कि कांग्रेस का छात्र विंग है और ABVP जो कि बीजेपी का छात्र विंग है। दोनों छात्र आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों के छात्र आपस में भिड़े हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। ABVP के छात्रों ने छात्राओं को बंद कर धमकाने का आरोप लगाया, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। शिवाजी नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए हैं। आज पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उससे पहले NSUI और ABVP के छात्र जो है वो आपस में ही मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, भिड़ते हुए दिखाई दिए। और ABVP के जो छात्र विंग है उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, या ये जो कांग्रेस का छात्र विंग है NSUI, उसमें छात्राओं को कमरे में बंद कर उनसे बदसलूकी की गई, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हॉस्टल के बाहर जोरदार बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। ABVP ने छात्रों को बंद कर धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आगे तफ्तीश की जा रही है। पुणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवाजी नगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। इधर आज पुणे में राहुल गांधी का छात्रों के गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, झारखंड से खबर है। रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत होने की जानकारी है। कई लोग झुलसे भी हैं। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया, हड़कंप मच गया। रेस्क्यू और राहत कार्य लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, रेस्क्यू और राहत कार्य अभी जारी है, उसके बाद साफ हो पाएगा कि घायलों की स्थिति क्या है। फिलहाल रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में आग लग गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हर एक को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। आग किन कारणों के चलते लगी है, फिलहाल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई।
इधर जयपुर से खबर है। जयपुर में सीजेपी नेताओं पर हमला होने की जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि मामले में एफआईआर हुई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर लिखवा दी है। जयपुर में ग्रामीणों के एक समूह ने हमला किया था। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों पर सीजेपी पर जबरन गांव में घुसने का भी आरोप है। ये देखिए, ग्रामीणों ने बाकायदा, ये कल की तस्वीरें हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की टीम ग्रामीणों के बीच पहुंची थी, गांव में पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें मारकर खदेड़ दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर लिखवाई है। जयपुर में ग्रामीणों के एक समूह ने हमला किया था और ये देखिए, ये हमले के दौरान जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ा। सीजेपी नेताओं पर हमले की एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ही एफआईआर लिखवा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने, लोगों ने जिन पर हमला हुआ था, ग्रामीणों ने हमला किया, उन्होंने ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। ग्रामीणों ने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी सीजेपी पर कि भाई उन्होंने तो जबरन गांव में घुसने की कोशिश की, हमने तो रोका था पहले। ये देखिए, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए, खदेड़ दिया गया सीजेपी को। तो जयपुर से ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी कल की आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने किस तरीके से सीजेपी के नेताओं को खदेड़ने का काम किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए हैं, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जयपुर में सीजेपी नेताओं पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने, जिन पर हमला हुआ, जो जान बचाकर वहां से भागे, जिनको खदेड़ा गया, उन्होंने ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है। इधर ग्रामीणों का ये आरोप है कि भाई हमने तो रोकने की कोशिश की थी, वो जबरन घुसने का प्रयास हमारे गांव में कर रहे थे। उन्होंने उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की सफलता ने सीजेपी में उत्साह और उमंग भरा है। पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी ने, यानी सीजेपी ने, अगला ऐलान किया कि देश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में खामियों को दूर करने का। इसके लिए सीजेपी के नेताओं ने स्कूलों का दौरा भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जयपुर में जर्जर स्कूल चलने की शिकायत पर जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी नेता स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। ग्रामीणों ने सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा और उन्हें खदेड़ दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। तस्वीरें जयपुर के बगरू इलाके के कंवरपुरा गांव की हैं, जहां जर्जर प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे ग्रामीणों ने कानून का माहौल उड़ाते हुए हिंसा की और सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर उन्हें खदेड़ दिया। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका का दावा है कि पार्टी वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़ दिए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई, बुजुर्गों ने टीम की महिलाओं पर पत्थर फेंके और उनके फोन तोड़ दिए। इसके लिए रांका ने बीजेपी और मंत्री मदन दिलावर पर आरोप लगाया है। रांका ने चेतावनी देते हुए कहा, सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और आदेश वापस लिया जाए, वरना ये विरोध अब शिक्षा से आगे बढ़कर मदन दिलावर तक फैल जाएगा। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 आवर्स के अंदर
उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। रांका के आरोप और दावे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा, विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गांव के लोगों ने अपने विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूं। मंत्री ने कहा, प्रधान से अनुमति लेकर ही स्कूल जाना चाहिए था। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सत्ता के बद में चूर है। राजस्थान सरकार को कोशिश करे कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, संस्कार शिक्षा मिले, वो मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और अपने विद्यालयों की ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है, स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। सीजेपी और सरकार के मंत्री जहां आमने सामने हैं, तो वहीं मामले में गांव के लोगों का दावा कुछ और ही कहानी कह रहा है। सीजेपी के हमले के दौरान मौजूद एक ग्रामीण ने दावा किया कि वे अपने साथ 200-250 लोगों को लेकर आए थे। हमने उन्हें मारा पीटा नहीं, हमने उनसे शांति से बात की। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे पर उन्होंने दिए, जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। शिक्षा मंत्री ने सीजेपी को नसीहत दी है कि उन्हें स्कूल जाना है तो इसकी एक प्रक्रिया है। ग्रामीण कह रहे हैं उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, लेकिन मंत्री ये तो जरूर कह रहे हैं कि स्कूल की सुरक्षा करने के लिए ग्रामीणों को बधाई। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीजेपी का खुद ही गाड़ियां तोड़ने का आरोप सच्चा है? क्या सीजेपी पर हमले की तस्वीरें झूठी हैं? राजस्थान में आज कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का एक वीडियो आया, उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली और जर्जर अवस्था को दिखाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मंडली वहां पहुंची और जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूर बगरू में ये स्कूल स्थित था। आपको बता दें कि राजस्थान में महज ये एक स्कूल नहीं है और न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालात बद से बदतर हो चले हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले 2.5 से 3 साल के भीतर में कोई नए स्कूल नहीं बनाए और जो जर्जर अवस्था में स्कूल थे, झालावाड़ हादसे के बाद से भी सरकार ने सुध नहीं ली और जो स्थिति स्कूलों की आपने देखी अब तक वीडियो और फोटोज में, वैसी स्थितियां राजस्थान के अनगिनत स्कूल में है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन शुरू हुआ दरअसल अलवर से शुरू हुआ था। अलवर में एक राजकीय विद्यालय की तस्वीर जो कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक है आशुतोष राका ने दिखाई थी। आशुतोष राका अपनी टीम के साथ लगातार राजस्थान में अलग अलग जगह जाने का आह्वान कर चुके थे। स्कूलों की बदहाली की हालत दिखाने के साथ ही शिक्षा मंत्री को चेतावनी दे चुके थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनके इस एक्शन से पहले एक बड़ा फरमान जारी किया। उस फरमान में साफ तौर पर कहा गया कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के अंदर किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति पर रोक रहेगी, यहां तक कि मीडिया कवरेज भी नहीं होगी। तो राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल और एक चुनौती सीजेपी बन चुकी है, क्योंकि एक और कांग्रेस उन्हें हर जगह पर, हर मोर्चे पर घेरती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान सरकार और यहाँ के मंत्रियों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, न्यूज इंडिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बड़ी खबर यह है कि टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की गई है। नशा विरोधी डिस्क्लेमर अनिवार्य किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की ओर से ये पहल की गई है। ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इसको लेकर बाकायदा एक इंफॉर्मेशन या एडवाइजरी आप कह सकते हैं वो जारी की गई है। कार्यक्रमों में अब डिस्क्लेमर दिखेगा, नशों को ना कहें, इसका संदेश देना होगा कार्यक्रमों में। नशे पर सरकार का सख्त रवैया और सख्त रुख
अब दिखाई देने लगा है। नशों को ना कहें, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि एडवाइजरी जारी की गई है। टीवी चैनल्स को एडवाइजरी जारी की गई है। नशा विरोधी डिस्क्लेमर अनिवार्य किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। हालांकि नशे की रोकथाम के लिए या युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक पहल की जा रही है, ताकि टीवी चैनल्स जब लोग देखें तो उसमें भी बार बार ये मैसेजिंग देने की कोशिश की जाए। एक बार डिस्क्लेमर अगर फ्लैश होगा तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में बार बार क्लिक करेगा। कार्यक्रमों में डिस्क्लेमर दिखाया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से यानी INB मंत्रालय की तरफ से ये पहल की गई है। नशे को ना कहें, इसका संदेश देना होगा। डिस्क्लेमर बाकायदा फ्लैश करना होगा। टीवी चैनल्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें नशा विरोधी डिस्क्लेमर अनिवार्य किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। INB मंत्रालय की ये बड़ी पहल आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, जहां चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। ETT शिक्षक पंजाब के मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। वित्त मंत्री हरपाल के आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षकों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो चंडीगढ़ से खबर है, चंडीगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होने पर ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पंजाब में आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन इससे पहले सरकार के आगे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ मंत्री के खिलाफ वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास पर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के काम करने के तरीके और सरकार पर भी सवाली निशान खड़े कर रहा है। ETT शिक्षक पंजाब के मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देखिए बाकायदा प्रदर्शन नीचे बैठकर कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसके गोद में है, पोस्टर बैनर लिए, और पुलिस प्रशासन भी लोगों को खदेड़ने का काम कर रहा है। नीचे बैठे हुए लोगों को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ से प्रदर्शनकारी शिक्षक जो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चीमा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं ETT शिक्षक, और ये शिक्षक है, ये सारे टीचर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंसाफ लेने लिए चंडीगढ़ में आए थे, लेकिन हमारे शिक्षकों को सभी को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। साढ़े साथी हैं सोन सिंह बरनाला, वो गुरसिख हैं, उसकी पैंट उतारी गई, उसकी केसकी उतारी गई, उसको नंगा कर करके पीटा गया सर। पग्गा उतारियां गई, उसको जितना पशुओं को हम जानवरों को पीटते हैं, उससे बुरी तरह पीट के घड़ीस के उसको सर कैंटर में घेर के ले जाया गया। 180 ETT टीचर्स में सर हमारी मांग ये है कि जिन भी क्लर्कों ने हमारे साथ धांधली की है, वो अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए इतना बड़ा घोटाला किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो क्लर्क है उसने, हमारी मांग है कि उसको सस्पेंड करो और हमारा हक दिया जाए। अभी ये शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों का कहना है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है उनको सस्पेंड करने की, आपकी मीटिंग जो है CM से करवाएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा है। CM के साथ मीटिंग नहीं हो रही, CM के साथ कोई बात नहीं हो रही हमारी, और इनका मतलब पूरा बहाना है, टाइम पास करवा रहे हैं। 2-3 महीने इनको ऐसे टपका देंगे। और हमारा जो मसला है 10 साल से हम बोल रहे हैं, हम मांग रहे हैं, कोई जायज मांग भी है नहीं हमारी, तो हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए। आपको बताया जा निहाल बिहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मामूली विवाद में ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी है। ससुराल वालों ने घर में घुसकर दामाद के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल इंजीनियर दामाद विनय की मौत हो गई है। विनय की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहां पर पहुंचे। पड़ोसी और परिजन पहुंचे। मामले में पत्नी के 2 भाई गिरफ्तार किए गए हैं। मामूली विवाद छिड़ा था और मामूली विवाद के चलते जो महिला है उसके परिवार वाले पहुंचे। भाइयों ने दामाद इंजीनियर के साथ बदसलूकी की, मारपीट की और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों ने घर में घुसकर दामाद के साथ मारपीट की है।
निहाल बिहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई है। मामूली विवाद हुआ और मामूली विवाद में ससुराल वालों ने ससुराल वाले के लोगों की तरफ से हत्या को अंजाम दिया गया है। मारपीट में घायल इंजीनियर दामाद विनय की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली के निहाल बिहार में ये बड़ा मामला सामने आया है। पत्नी के घर वाले पहुंचे थे, मारपीट की और इतनी जबरन मारपीट की कि दामाद विनय जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसकी मौत हो गई है। ससुराल वालों ने, यानी दामाद के जो ससुराल वाले थे, शख्स के ससुराल वाले, उन्होंने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। तो ये खबर आप जान लीजिए। मामूली विवाद में ससुराल के लोगों ने हत्या की है। ससुराल वालों ने घर में घुसकर दामाद के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। मारपीट में घायल इंजीनियर दामाद विनय की मौत हो गई है। विनय की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और परिजन पहुंचे। मामले में पत्नी के दोनों भाई गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ा मामला है, दिल्ली के निहाल बिहार से सामने आया है, जहां निर्मम हत्या दामाद की गई है। तो हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल पत्नी और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में आईटी इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि मारपीट की गई और मारपीट में मौत हो गई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। 31 साल के आईटी इंजीनियर विनय कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई है। इधर जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए हमला। कहा है कि सस्ते शब्द बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोलते। जाट समाज को टारगेट करने पर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अहंकार सिर्फ पतन लाता है, ये जयंत चौधरी ने कहा है। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से ये अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है और बाकायदा उन्होंने पोस्ट कर ये कहा है कि अगर सस्ते शब्दों का इस्तेमाल ही करना था तो मेरा नाम लेकर करते। अहंकार जो है वो पतन लेकर आता है, ये अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयंत चौधरी ने कहा है। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा है कि जाट समाज को टारगेट किया गया, जाट समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई। इधर मायावती ने भी अखिलेश यादव पर करारा वार किया है। कहा है कि अखिलेश जाट समाज से माफी मांगे। जयंत चौधरी के अपमान पर भड़की है मायावती। सपा का रवैया हमेशा संकीर्ण रहा है। गठबंधन में सपा सिर्फ काम निकालती है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव के पीडीए पर मायावती ने तंज कसा है। पी कभी पिछड़ा कभी पंडित, ये मायावती ने कहा है। सपा की जातिवादी राजनीति से सावधान रहे लोग, ये उन्होंने देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इसमें उन्होंने लोगों से, यानी प्रदेश की जनता से समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करने की बात कही है। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा हमला। अखिलेश यादव को वो तमाम मुद्दों पर घेर रही हैं, समाजवादी पार्टी को वो तमाम मुद्दों पर घेर रही हैं और कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव पर हमला बोलते बोलते वो बीजेपी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। कई बार वो योगी आदित्यनाथ की कामकाज की तारीफ करती हैं, कभी उनके किसी फैसले की तारीफ करती है, लेकिन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उन पर वो लगातार वार कर रही हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव से पहले लगातार जो बयानों की एक झड़ी है वो दिखाई दे रही है। मायावती ने जाट समाज को लेकर जो बयान दिया, अखिलेश यादव ने जो जाट समाज को लेकर बयान दिया, जयंत चौधरी के बाद अब मायावती ने भी पोस्ट कर दिया है और लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने पीडीए फॉर्मूले को लेकर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि पीडीए का मतलब पी कभी पिछड़ा हो जाता है तो कभी पंडित हो जाता है। मतलब अपनी सुविधा की राजनीति अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कर रही है और इनकी राजनीति से लोग सावधान रहे, ये मायावती ने लोगों से अपील की है। अखिलेश जाट समाज से माफी मांगे, माफी मांगने की बात भी मायावती ने अखिलेश यादव के लिए कही है।
इधर आगे बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दूसरे फेज में 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। पहले फेज में 8 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है, तो कुल 52 नेताओं को इस सूची में जारी किया गया है, सूची में शामिल किया गया है, जिनमें नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला लिया है और इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं यूपी की सियासत से जुड़े हुए, जहां अखिलेश यादव, मायावती को भी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। सुरक्षा मुख्यालय ने 10 लाख की लागत से जैकेट्स खरीदी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी की जा रही है। दूसरे फेज में 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। तो यूपी में ये बड़ा कदम योगी सरकार ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया है। तो 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसमें विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। इसमें सरकार के मंत्री, साथ ही साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल हैं। इनमें मायावती का नाम है, इसमें अखिलेश यादव का नाम है, इसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम है। आलोक का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक, क्या जानकारी इन 52 लिस्ट में, इस 52 लिस्ट में किन किन बड़े चेहरों के नाम शामिल हैं? देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट जो खरीदने का सिलसिला होता है ये हर साल चलता है और कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन इस बार नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराने की बात सामने आ रही है, जिसमें 52 नेता शामिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं, अखिलेश यादव हैं, जो जिनके पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है या जेड प्लस की सुरक्षा है या फिर वाई श्रेणी की सुरक्षा है उत्तर प्रदेश में, ऐसे सुरक्षा प्राप्त जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको ये जैकेट फिलहाल देने की बात सामने आ रही है। लगभग 52 नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो दी जाएगी। अब रही बात सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूंकि उत्तर प्रदेश में आगामी समय में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भी इस बात पर निर्णय लिया गया है, क्योंकि अब जब नेता क्षेत्र में जाते हैं तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि उनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जनता के बीच में जा रहे हो वहां या फिर अपने ही नेताओं के घेरे में कभी कभी आ जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फिलहाल जो जेड श्रेणी की सुरक्षा पर प्राप्त जो भी नेता मंत्री हैं उनको ये जैकेट देना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। साथ ही वाई श्रेणी की सुरक्षा में जो नेता आ रहे हैं, जिनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उनको भी ये जैकेट दी जाएगी। साथ ही उनके जो सुरक्षा कर्मी, उनको तो पहले से ही जैकेट दी जाती रही है। तो लगभग उत्तर प्रदेश में 52 नेताओं को ये जैकेट देने की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 98 ऐसे नेता हैं जिनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है। तो ऐसे में वो बाकी नेताओं को कैसे उसमें मॉडिफाई किया जाएगा, कैसे उनको सर्च किया जाएगा, किन किन नेताओं को देना, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वाई श्रेणी में 98 नेता है और कुल जेड श्रेणी में भी कई नेता हैं, जेड प्लस में कई नेता हैं। ऐसे नेताओं को कैसे चिन्हित किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की तैयारी जो सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से की जाती है, वो तैयारी शुरू हो चुकी है। हाई लेवल का जो बुलेट प्रूफ जैकेट होगा वो खरीदकर नेताओं को दिया जाएगा। जी, हालांकि आलोक, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे चुनावी कार्यक्रम या कई ऐसे राजनीतिक दौरे रहने वाले हैं अब नेताओं के, मंत्रियों के, जिनमें हो सकता है कि कई बार लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है। और हम हर चुनाव में तस्वीरें देखते हैं, जब कोई विधानसभा क्षेत्र में अपना विधायक जाता है तो उसे भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब तमाम बड़े आयोजन होंगे या जनसभाएं होंगी या चुनावी कार्यक्रम होंगे, तो उसमें ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होगी। दूसरा ये कि एक जैकेट की कीमत भी 10 लाख रुपए है, मतलब करोड़ों खर्च किए गए हैं इस पहल को लेकर। जी बिल्कुल, लगभग 10 लाख रुपए एक जैकेट की कीमत बताई जा रही है। इस हिसाब से अगर 52 जैकेट को देख लिया जाए तो लगभग 5200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसमें। तो ये अपने आप में एक बड़ी राशि है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों की सुरक्षा की बात है, नेताओं की सुरक्षा की बात है, क्योंकि जो एजेंसियां होती हैं वो सुरक्षा का आकलन करती हैं, वो खतरे का आकलन करती हैं कि किस आधार पर किसको कौन सी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी खुफिया एजेंसियां जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वे की हैं या फिर जो जांच की है, उसमें ये बातें निकल कर सामने है, जो सूत्र बताते हैं कि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि खतरे का आकलन है। जैसे मंत्री संजय निषाद हैं, इनको कई जगह पर घेर लिया गया था। अभी ओम प्रकाश राजभर अपने क्षेत्र में गए थे, इनको लोगों ने घेर लिया था वहां पर।
जयवीर सिंह है, महेंद्र सिंह है, ऐसे तमाम स्वतंत्र देव सिंह है, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, नंदगोपाल नंदी जो पहले भी सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनको पहले से ही वायु सैनिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो ऐसे तमाम नेता हैं जिनके खतरे का आकलन पूर्व में किया जा चुका है, अब उनको ये जैकेट मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बात सही है कि इतनी भारी भरकम राशि है, लेकिन सुरक्षा की बात है तो खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से जो भी शासन को पत्र भेजा गया है या पत्राचार किया गया है, उसमें स्पष्ट इस बात का विवरण दिया गया है कि जिन किन नेताओं को खतरा है, किस स्तर का खतरा है। तो ऐसे में इन नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। हालांकि अमूमन ये देखा गया है कि नेता बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं या नहीं, लेकिन पहले जिन नेताओं को दी गई थी, कभी पूर्व में जब चर्चा हुआ करती थी कि बुलेट प्रूफ इनको देना है, एक दो नेताओं को दिया भी गया था, लेकिन वो पहनते हैं या नहीं, इस बात पर भी सवाल खड़ा होता है, वो पहनते हैं या नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट को। क्योंकि जनता के बीच जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर जनता है उनको घेरती है तो सीधे उन पर वार नहीं कर देती, कि सीधे नेताओं पर या मंत्रियों पर सीधे वार करते हैं। और वीआईपी मूवमेंट को लेकर जो सुरक्षा बढ़ाने पर फोकस किया गया है, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। अपनी नजर आलोक इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जहां जयपुर में सीजेपी नेताओं पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर लिखवा दी है। जयपुर में ग्रामीणों के एक समूह ने हमला किया था। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर जबरन गांव में घुसने का आरोप लगा है। जयपुर में दरअसल सीजेपी पर कल ग्रामीणों ने हमला किया था। ग्रामीणों के एक समूह ने हमला किया था और इसको लेकर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों के एक समूह पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब ये हमला किया गया। गांव वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ दिया और ये आरोप लगाया उन पर कि वो जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, गांव में जबरन दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उनकी गाड़ी के देखिए शीशे तक तोड़ दिए गए। गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरों से हमला किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को यहां पर घेर कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से उन्हें खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों का एक समूह अचानक से उनका विरोध करने लगा और पत्थर फेंकने लग गए। हाथ में जो आया फेंक दिया और कुछ को गाड़ियों में नुकसान हुआ है। ये देखिए मार पिटाई की गई। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हम तो यहाँ पर आए थे क्योंकि यहाँ पर भैंसों के तबेले में शिक्षा दी जा रही है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल को शिक्षा के तबेले में जो है वहाँ पर वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये व्यवस्था बेहद ही शर्मनाक है और बेहद ही चिंताजनक है, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के एक समूह ने उन पर विरोध किया और हमला किया। ये देखिए तस्वीरें, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। मजबूरन उन्हें वहां से जाना पड़ा, लेकिन अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी वीडियोस हैं वो पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। उस तरफ से अगर कोई भी वीडियो है तो वो लोग भी डालें, पर राजस्थान पुलिस क्या निष्पक्ष जांच करेगी ये कल पूरी दुनिया देखेगी। आप लोगों की तरफ से इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करा गई, कुछ जानकारी आई आपको? हम लोगों की कल लीगल टीम वहां पर मौजूद थी, जिनके साथ मारपीट हुई वो लोग वहां पर मौजूद थे। कल हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। एफआईआर भी जहां तक मुझे बताया गया दर्ज हो गई है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम स्कूल ठीक कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे उसी शिद्दत के साथ। बल्कि कल जिस तरह की घटना हुई है, आज मैं देख रहा था मेरे ट्विटर इंस्टाग्राम पे सिर्फ राजस्थान के स्कूलों के दौरे आ रहे हैं, तो इन्होंने मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब पूरे राजस्थान में जिस तरह की दुर्दशा है स्कूलों की वो पूरा देश देखेगा, इनकी फजीहत होगी। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं खुद आने वाले समय में फिर से स्कूलों का दौरा करूंगा। आपने कल एक अल्टीमेटम दिया था, आपके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। मोबाइल बना परिवार की मौत का कारण।
पहाड़ी से गिर पिता, बेटे और मां की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां खवटिया पहाड़ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी ये है कि 19 साल के कुणाल चांदगुड़े पहाड़ की चट्टान के किनारे पर पहुंच गए थे। उसे बचाने के लिए पिता मुरलीधर चांदगुड़े भी आगे बढ़े, लेकिन बेटे का संतुलन बिगड़ा और साथ पिता भी पहाड़ से नीचे गिर गए। इसके बाद बेटे और पति को गिरता देख मां संगीता भी पहाड़ से छलांग लगा दी। बताया ये जा रहा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम करीब 3 घंटे तक युवक को समझाती रही और नीचे सुरक्षा जाल भी लगाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो ये देखिए, मोबाइल की वजह से, ये देखिए, चंद व्यूज़, लाइक्स, फ़ोटो खींचना, रील्स बनाना, इनके चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बाकायदा सुरक्षा कितनी भी हो, लेकिन सावधानी की जो अपील है वो लोगों से की जाती है। पहाड़ की एक चट्टानी पर पहुंचा, उसे बचाने के लिए देखिए पिता भी नीचे गिर गया। दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और उन्हें गिरता हुआ देख उनकी माँ वो भी नीचे गिर गई। तीनों की मौके पर मौत हो गई। ये देखिए चट्टान किस तरीके से मौत की वजह बनी। वो चट्टान के एकदम किनारे पर पहुंच गया वो 19 साल का लड़का, और उसे बचाने के लिए उसके पिता भी उसका हाथ पकड़ने के लिए दौड़े। दोनों एक साथ चट्टान से नीचे गिर गए। इतना दर्दनाक हादसा। और सोचिए, जिन लोगों ने उस वक्त देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग नीचे भी मौजूद हैं, कुछ लोग नीचे भी हैं, उन लोगों ने देखा वो फिसलता हुआ नजर आया। जो 19 साल का बच्चा था, जो अपने माता पिता के साथ गया हुआ था, वहाँ पर वो फोटो ले रहा था या फ़ोन में व्यस्त था, और उस बीच उसका पैर फिसलने लगता है। उसे बचाने के लिए उसके पिता उसका हाथ पकड़ते हैं, दोनों एक साथ नीचे चट्टान से गिर जाते हैं। और 19 साल के बच्चा जिसकी मौत हुई है पिता के साथ, उनकी माँ उन दोनों को गिरते हुए देखती है, वो भी छलांग लगाती है। तो तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। नीचे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, वो भी कुछ सोच पाते, समझ पाते, तीनों की मौके पर मौत। बिहार से खबर है, जहां बिहार के सीतामढ़ी में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। चाकू से गोद कर हत्या की बात सामने आ रही है। पोखर में शव फेंका गया है। पोखर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। बुजुर्ग के शरीर पर चाकू के गहरे निशान भी मिले हैं। घर से सोना, चांदी और दस्तावेज भी गायब हैं। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। पोखर में हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, फेंक दिया गया। हत्या की आशंका पुरानी रंजिश के चलते लगाई गई है। बिहार के सीतामढ़ी से मामला सामने आया है। सीतामढ़ी से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुपरी थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव में 70 साल के सोगारत शाह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि हत्या के बाद साक्ष्य और सबूत छिपाने के उद्देश्य के साथ शव को गांव के सहरे स्थित पोखर में फेंक दिया गया। शनिवार सुबह पोखर में शव तैरता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चाकू से गोदने के कई गहरे निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से लोहे का रॉड भी बरामद कर लिया है। तो वहीं घर की खिड़की भी ईंटें हटाकर चोरी किए गए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। घर से सोने चांदी के जेवरात और सामान चोरी किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चोरी कर लिए गए हैं। यूपी के बांदा से खबर है। बांदा में बोरवेल में जहरीली गैस से बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत होने की जानकारी है। हालांकि पंप की मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ है। जिस दौरान मरम्मत हो रही थी उसी दौरान 2 लोगों की जान भी इसमें चली गई है। तो बांदा से खबर है, जहां बांदा में बोरवेल में जहरीली गैस से बड़ा हादसा हुआ है, जहां जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हो गई है। पंप की मरम्मत की जा रही थी और मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ है। और ऐसा एक मामला नहीं है, 2 मामले नहीं है, समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहां जहरीली गैस फैलने से मरम्मत के दौरान हादसे होते हैं। तो पंप की मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ है। जहरीली गैस से 2 लोगों की जान चली गई है। ये देखिए,
इसमें मरम्मत के लिए गए 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। बोरवेल में जहरीली गैस से बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस से 2 लोगों की जान चली गई है, दोनों को निकाला गया है बाहर। गैस से दम घुट जाता है और दम घुटने के बाद तुरंत मौके पर मौत। हालांकि पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया, दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। बोरवेल में जो सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर उनका पालन नहीं किया जाता मरम्मत के दौरान या बोरवेल में उतरने के दौरान, तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। लापरवाही का नतीजा है, ये चूक का नतीजा है। तो ये खबर आप तक साझा करें। जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये वही 2 लोग थे जो इसकी मरम्मत के लिए बोरवेल में उतरे थे और इसमें जहरीली गैस के कारण दोनों की सांसें थम गई। दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। यूपी के बांदा से ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये लापरवाही को दर्शाती तस्वीरें हैं। किसी सुरक्षा पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखा गया और यही वजह है कि बांदा में जब बोरवेल में जहरीली गैस के बीच मरम्मत कार्य हो रहा था, उसमें दम घुटने से 2 लोगों की जान चली गई है। थाना बिसंडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजीतपारा से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बोरवेल में पंप की मरम्मत करने हेतु उतरा हुआ था तथा जहरीली गैस होने के कारण उक्त बोरवेल में अचेत होकर फंस गया तथा उसे बचाने गए दूसरा व्यक्ति भी बोरवेल में अचेत होकर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के फायर सर्विस एवं स्थानीय लोगों की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे से दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया तथा दोनों को तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सालय में दोनों व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।